दोस्तों, आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसने पिछले 3 दशकों में काफी तरक्की की है और दुनिया के सबसे अमीर देशों की बात करें तो आयरलैंड आज स्विट्जरलैंड, कतर और कुवैत जैसे देशों से भी आगे है। लेकिन फिर भी यूरोप के सबसे अमीर देशों में से इस एक देश में आज कोई भी रहना नहीं चाहता और लोग तेजी से आयरलैंड से दूसरे देशों की तरफ मुँह कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों कोई इतने अमीर देश में रहना नहीं चाहेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस आप अंत तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि आयरलैंड को एक अमीर देश क्यों माना जाता है। दरअसल कोई भी देश कितना वेल्दी है उसके लिए उसकी जीडीपी नहीं देखी जाती बल्कि जीडीपी पर कैपिटा देखी जाती है। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में फर्क समझ लेते हैं। जीडीपी यानी ग्रेट डोमेस्टिक फैक्टर्स, यानी कि एक देश में जितने भी इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, फिर चाहे वो किसी स्टोर से फल खरीदना हो या फिर एरोप्लेन बनाकर बेचे जा रहे हो, इन सब की वैल्यू को जब ऐड किया जाता है तो उसे जीडीपी कहते हैं। जैसे कि भारत की जीडीपी करीब 3.5 ट्रिलियन है, यानी कि भारत में इस साल जो टोटल खरीद फरोख्त हुई है उसकी वैल्यू 3.5 ट्रिलियन है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सरकार के पास 3.5 ट्रिलियन पड़े हैं। अब आते हैं जीडीपी पर कैपिटा पर, जो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप जीडीपी को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि एवरेज आदमी के पास कितना पैसा होगा। जैसे कि बहुत से लोग इस बात पर काफी खुश हो रहे थे कि भारत की इकोनॉमी ने यूके को बीट कर दिया है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जहाँ दोस्तों यूके की जीडीपी तो आज 3.4 ट्रिलियन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन यूपी जैसे स्टेट से भी 4 गुना कम है। यहाँ अगर आप जीडीपी पर कैपिटा के टर्म्स में देखें तो जहाँ पर भारत का एक एवरेज आदमी साल में करीब $2600 कमाता है, वही यूके की जीडीपी पर कैपिटा $40,000 से भी ज्यादा है। यानी यूके का एक सिटीजन भारत के एवरेज सिटीजन से 17 गुना ज्यादा अमीर है। अब इसमें परचेस पावर, पॉवर्टी और इसमें दूसरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसकी बात आज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वापस आयरलैंड पे लौटे तो हम देख सकते हैं कि आयरलैंड की जीडीपी पर कैपिटा करीब $1,00,000 है, जो उन्हें यूके से भी दुगना अमीर बनाती है। लेकिन नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ आयरलैंड ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि 70% यंग लोग आयरलैंड छोड़कर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। 70% बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि आयरलैंड के साथ कुछ तो गड़बड़ होगी जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम आयरलैंड की हिस्ट्री देखें तो वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक रहा है, लेकिन ये सब बदलना शुरू हुआ यूरोपियन यूनिट संगठन से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आयरलैंड भी यूके का पार्ट था, इसलिए किसी भी आयरलैंड बेस्ड कंपनी के लिए पूरे यूवी मार्केट में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के घुसना आसान नहीं था। साथ ही ईयू के रूल्स के मुताबिक ईयू में ऑपरेट कर रही किसी भी कंपनी को बस एक ही देश में टैक्स देना होता है। आयरलैंड ने इसका फायदा उठाया और अपने टैक्स रेट को बहुत ही कम कर दिया और इस वजह से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दुनिया की बहुत सी कंपनीज ने आयरलैंड में अपने हेडक्वार्टर्स भी बना लिए ताकि वो ईयू में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके और बहुत ही कम टैक्स पे कर सके। इससे और कई वर्कर्स को नौकरियां मिली और उनकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो आयरलैंड ने टैक्सेस को तो लगभग 0 ही कर दिया था, जिस वजह से उसे क्राइसिस से निकलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन लोगों की आयरलैंड छोड़ने के पीछे कई वजह है। सबसे पहली वजह तो यही है कि आयरलैंड की गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स लोग रहने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाए, जिससे वहाँ पर रेंट्स और प्रॉपर्टी के दाम बहुत हाई है। अगर आपके पास घर अफोर्ड करने के लिए पैसा है तब भी आपको घर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इतने कम घर है। पिछले साल आयरलैंड में टोटल सिर्फ 551 ऐसी रेंटल प्रॉपर्टीज थी जो लिस्ट हुई थी, वो भी 51 लाख पॉपुलेशन वाले देश में। इससे ज्यादा घर तो आपको आपके शहर में मिल जाएंगे। यही वजह है कि लोगों के पास सस्ते घर नहीं है और वहाँ के जो वर्कर्स है पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, उनकी ज्यादातर कमाई रेंट्स देने में ही खर्च हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर कई समस्या है जो ज्यादा सीरियस है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जीडीपी की टोटल इकोनॉमी एक्टिविटी की वैल्यू होती है, ना कि वो पैसा सरकार के पास है। इस समय आयरलैंड की सरकार ने अपना खर्च चलाने के लिए काफी लोन या एनडीएफ्स लेना पड़ता है और दुनिया में सबसे ज्यादा कैपिटल टर्म्स में डेबिट लेने वाली सरकार आयरलैंड की ही है। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में डेब्ट से यानी लोन को इससे कंपेयर करके रिपोर्ट किया जाता है, इस समय आयरलैंड का डेब्ट ज्यादा नहीं लगता, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अगर जीडीपी की ही बात करें तो आयरलैंड के लिए उनकी जीडीपी एक श्राप बन चुकी है, क्योंकि उसमें वो वैल्यू भी ऐड हो जाती है जो कि गूगल जैसी कंपनी बाकी देशों से कमाकर आयरलैंड में लाती है ताकि वो थोड़ा सा ही टैक्स दे और फिर उस पैसे को वहाँ से निकाल देती है। वैसे टेक्निकली वो पैसा आयरलैंड के लिए इन्वेस्ट नहीं होता। इसके साथ साथ आयरलैंड में जो बड़ी कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उनके ज्यादातर वर्कर्स आयरलैंड के नहीं है, बल्कि ये हाईली स्किल्ड वर्कर दुनिया के अलग अलग कोनों से इन कंपनीज में आते हैं, जिस वजह से आयरलैंड कागज पर तो अमीर दिखता है, लेकिन असल में ना उनकी सरकार के पास पैसा है और न ही उनके सिटीजन के पास। अब इससे होता यह है कि फॉरेन से आई इमिग्रेंट्स की वजह से आयरलैंड में चीजों के दाम काफी बढ़ जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आयरलैंड के आम नागरिक घर खरीदते हैं जो किसी मॉल में काम करता है, तो
उसके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो घर कम है और ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी में काम करने वाले लोग वो 7 में से ज्यादा पैसे पे करते हैं, जिस वजह से प्रॉपर्टी का दाम हमेशा ही हाई रहेगा। प्रॉपर्टी के अलावा हम फूड और दूसरी जरूरी सेक्टर में देखें तो दूसरी तरफ उनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो न ही वहाँ पर रोड अच्छे से बन पाती है और न ही दूसरे प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। उनका हेल्थ केयर सिस्टम भी इस समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है और इस वजह से वहाँ डॉक्टर्स भी बहुत कम है जो कि दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। आयरलैंड एक क्लासिक केस है कि किस तरह से कभी कभी आंकड़े एक ऐसी कहानी कर देते हैं जो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ती है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा की जगह ये आंकड़े देखें कि आयरलैंड में एवरेज सैलरी क्या है, तो आपको नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और यूएस समेत बहुत से देशों के मुकाबले कम नजर आएगी। और इस तरह से इस देश में 2 अलग अलग तरह के आयरलैंड बसते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वो आयरलैंड है जहाँ बड़े बड़े बिग जॉइंट्स में काम करने वाले लोग रहते हैं जो अपना ज्यादातर पैसा फूड और हाउसिंग और दूसरी बेसिक चीजों में खर्च कर रहे हैं। और दूसरा आयरलैंड वो है जिसमें आयरलैंड के आम नागरिक है जिनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन मार्केट में फूड और हाउसिंग के प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो शायद वो कुछ वक्त में अफोर्ड न कर पाए। लेकिन आयरलैंड की सरकार सचमुच में खुद को वैल्यूएट करना चाहती है, तो उन्हें या तो जीडीपी के नंबर्स को बिल्कुल ही इग्नोर करना होगा या फिर उनकी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक बिल्कुल ही नया फॉर्मूला लाना होगा। पर सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी क्योंकि उससे उनकी गलतियां सामने आने लगेगी। लेकिन अगर आयरलैंड इसे खुद ही एडजस्ट नहीं करेगा तो कुछ ही समय में खुद ही ये सिस्टम एक ऑटो करेक्ट मोड में चला जाएगा। लेकिन दुनिया भर के अब ऐसे देशों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कंपनीज को लीगली टैक्स चुराने में मदद करते हैं। स्विट्जरलैंड जो अपने स्विस बैंक अकाउंट्स और प्राइवेसी लॉ के लिए मशहूर है, उस पर भी अब प्रेशर है कि वो फॉरेन अकाउंट्स होल्डर की जानकारी को डिस्क्लोज करे और ऐसा करना शुरू भी किया है। आयरलैंड पर भी हाल में काफी दबाव बनाया गया था कि वो अपने टैक्स रेट्स को बढ़ाए ताकि बाकी देशों की कंपनीज आयरलैंड में सेटल ना हो। ऐसा नजर आ रहा है कि इकोनॉमिक मॉडल पर आयरलैंड ने अपना इकोनॉमिक मिरेकल या कहे कि इकोनॉमिक मिथ खड़ा कर दिया था कि वो कुछ सालों में ताज के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और जिन लोगों को अभी तक स्टेट के हेर फेर के बारे में पता नहीं था वो अचानक से चौंक जाएंगे कि आखिर आयरलैंड का ये हल हुआ कैसे। और यही सब कुछ वजह है जिस वजह से आयरलैंड के 70% युवा आज वहाँ पर रहना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।